आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आज का पहला शब्द है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मीनिंग क्या होता है, जो चीज हर जगह प्रेजेंट है, समथिंग विच इज वेरी कॉमन एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह कॉमन है, मतलब प्रेजेंट है मतलब कॉमन है वो चीज फिर। अब इसका जो ये शब्द है ना ओमनी प्रेजेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको याद रखना है आपका यूबिक्विटस एंड ओमनी प्रेजेंट सिनोनिम्स में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ही है। ठीक है, सो यूबिक्विटस मतलब जो चीज हर जगह मौजूद है, सेम एज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है वो चीज। वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैली हुई है, यूनिवर्सल है, एवर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन्स क्या है आज की डेट में, यूबिक्विटस है, मीन्स हर जगह प्रेजेंट आपको मिलेंगे। एक घर में चार चार फोन आपको मिलेंगे, जितने मेंबर्स हैं उतने फोन अवेलेबल है ना। सो स्मार्टफोन्स क्या है, यूबिक्विटस है, मीन्स हर जगह मौजूद है। सोशल मीडिया हैज बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न लाइफ, तो आज की लाइफ में सोशल मीडिया इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी भाई यूट्यूब फेसबुक सब चला रहे हैं, है ना। ओके, तो अब स्मार्टफोन्स क्या है, स्मार्टफोन्स वाइड स्प्रेड है, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं, हर जगह प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया क्या बन चुका है, हर जगह मौजूद है वो। तो यूबिक्विटस का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखें, किसी भी नाउन को जब कोई चीज डिस्क्राइब करती है तो वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, स्मार्टफोन्स क्या है, हर जगह है। सोशल मीडिया क्या हो गई है, हर जगह हो गई है मॉडर्न लाइफ में, तो इसीलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सफिक्स के थ्रू देखें तो ओ यू एस जिस पे खत्म होता है, जनरली वो शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आइटिरेशन। इटिरेशन, इसका मीनिंग होता है जैसे ये फोन होता है, लैपटॉप है, इसमें आपके अपडेट होते हैं ना, अपडेट हो जाता है, आपको सिस्टम अपडेट करोगे तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ चेंजेस होके आ जाते हैं। सो इटरेशन का मतलब वही है कि जो चीजें मतलब अपडेट हो के वो चीजें क्या हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव वर्जन आ रहे हैं उसके। जैसे अगर आईफोन को देखें तो आईफोन की एक नई सीरीज आ जाती है, तो वो क्या है, उसमें कुछ नया अपडेट कर देते हैं, कुछ न्यू चेंजेस कर देते हैं उसमें। तो रिपीटेड इम्प्रूवमेंट और अपडेटेड वर्जन्स, बहुत सिंपल है। इटरेशन मतलब जब हम किसी चीज को रिपीटेड इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ बदलाव करके और उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। सो ये इम्प्रूवमेंट के ऊपर इसका फोकस रहता है। वर्जन हो गया मतलब वही, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया, अपडेट हो गया, न्यू एडिशन आया है, मीन्स उसमें कुछ बदलाव होके सुधार होके आया है, उसको रिवाइज कर दिया है, रिवीजन है। टी आई आई ओ एन पे जब भी शब्द खत्म होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। पॉलिसी वेंट थ्रू मैनी इटरेशंस बिफोर अप्रूवल, तो मतलब अप्रूवल से पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो जो ओरिजिनल पॉलिसी मान लो जो बनाई थी, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, अपडेट्स हुए, उसको अलग अलग रिवाइज किया गया, चेंज किया गया अप्रूवल से पहले। दिस इज द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ द ऐप, मतलब दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऐप, तो ये जो ऐप है ना इसका लेटेस्ट वर्जन ये है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हिट अ बॉल। हिट अ बॉल का मतलब क्या हुआ भाई, अब एक चीज सोचो कि जब आप, हाँ जैसे सोचो कि आप बनारस की मुझे याद आती है जब मैं ये वाला इडियम पढ़ाऊं, तो हिट अ बॉल मतलब ऐसे कैसे, जैसे बनारस में हम गलियां घूम जाते हैं ना, मतलब मिस हो जाता है, कहीं से निकलेंगे कहीं से घुसेंगे कहीं से निकलेंगे, वो वाला सीन है। तो भाई अब जैसे अब चले जा रहे हो चले जा रहे हो, लेकिन एक जगह पे जाके अब कोई कुछ गली ही नहीं आ रही है, वॉल आ गई सीधा। अब कहीं से भी सोच लो आप, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी जगह पे सोच लो। आप सोच रहे हो अच्छा ठीक है, आप अनजान जगह पे हो, है ना, तो ठीक है मैं निकल जाऊंगा, निकले जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, और यहाँ जाके वॉल पे आ गए, मतलब अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। सो यू हिट अ वॉल, मतलब अब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहां पे अब आप कोई और प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। अब इसके आगे आपको जाने का कोई रास्ता नहीं, आपको पीछे ही हटना पड़ेगा। सो हिट अ वॉल मतलब आप एक डेड एंड पे पहुंच चुके हो, अब आप एक एकदम स्टैंड स्टिल, मतलब कोई आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, आप फंस गए हो, स्टक हो गए हो, तो आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो। सोचो पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है, सब लोग यहीं से निकलने पड़े थे और आप फंस गए यहाँ पे, आपने वॉल को हिट कर दिया, मीन्स अब आप आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, इसको लर्न करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम भूलेंगे नहीं।
सो द प्रोजेक्ट हिट अ वॉल ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, मतलब फंडिंग की कमी की वजह से, मतलब पैसे नहीं थे, है ना, पैसों की कमी की वजह से प्रोजेक्ट हिट अ वॉल कर दिया, मतलब आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, स्टक हो गया है प्रोग्रेस, मतलब प्रोजेक्ट में कोई भी आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पे अटक गया है। His career advancement hit a wall despite consistent performance. Despite means के बावजूद, consistent performance के बावजूद भी जो उसका करियर की जो एडवांसमेंट है, मतलब जो ग्रोथ है, वो अटक गई है, वो स्टक हो गई है, वो कुछ मूव ही नहीं कर रही है, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। इजी है, कोई इशू नहीं रहना चाहिए इसमें। सो दिस इज योर ईडीएम। ठीक है, हिट अ वॉल मीन्स आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पे अब कोई और प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं रही है। डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रैकनिंग। रैकनिंग का मतलब होता है प्रॉपर कैलकुलेशन, उस चीज के बारे में आप प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, जजमेंट, असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन। सो रैकनिंग का मतलब है पूरी तरीके से उस चीज के बारे में आप निरीक्षण क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं कि सब बढ़िया है, ठीक है, नहीं है, तो आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं। जजमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, है ना, आपका इवेल्युएशन हो गया, एस्टिमेशन, अकाउंटिंग, मतलब उसको पूरा गिन भैया हिसाब लगा रहे हैं आप, उसका प्रॉपर सोच विचार कर रहे हैं ना, प्रॉपर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी नीड अ प्रॉपर रैकनिंग ऑफ द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो डिसीजन लेने से पहले हमें भाई प्रॉपर क्या चाहिए, इस चीज के बारे में कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, पूरा सब कुछ आपका क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा हमें, उसको असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, उसको फिर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो मेरी बाय माई रैकनिंग मीन्स बाय माई अंडरस्टैंडिंग, बाय माई कैलकुलेशन वी शुड लीव नाउ। मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रैकनिंग का पार्ट ऑफ वैसे रैकन होता है, वो नाउन, वो वर्ब होता है, आईएनजी लगा के हम यहाँ पे इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। इफेक्टिव। इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव का मीनिंग है कि जो हमें रिजल्ट चाहिए, है ना, वो हमें मिल गया। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है ये। इफेक्टिव है मतलब कि हाँ, जैसे कि देखो, अगर बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि हम हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हमें मेडिसिन क्यों चाहिए? हमें मेडिसिन चाहिए ताकि जो दर्द है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। तो अब मेडिसिन ने असर किया और दर्द कम हो गया, तो हम कहते हैं ना, यस यार, हाँ ये मेडिसिन है तो इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट मुझे मिल गया, तो वो होता है इफेक्टिव। मतलब सक्सेसफुल रहा मेरा काम, यूजफुल है ये चीज, इम्पैक्टफुल है ये चीज, वो जो रिजल्ट मुझे चाहिए था उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव है वो चीज। ठीक है, इफेक्टिव है मतलब जो रिजल्ट आपको चाहिए और आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, तो वो चीज होती है इफेक्टिव। एक वर्ड होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग हो जाता है आपका जो चीज आपका टाइम को भी सेव करे, मतलब आपके टाइम में बचत कर रही है, एनर्जी को बचा रही है, तो वो एफिशिएंट है। बट इफेक्टिव मतलब वो रिजल्ट मुझे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, तो इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो जो रिजल्ट मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल गया। जैसे कि एक्सरसाइज इज एन इफेक्टिव वे टू स्टे हेल्दी, है ना। तो अगर हम डेली कम से कम 8,000 से 10,000 जो हमारे स्टेप्स होते हैं, अगर हम वो डेली चलते हैं, राइट, हम अगर इतना वॉक करते हैं पर डे, और हम क्या करते हैं, रात में खाना अवॉइड करते हैं, है ना, थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेते हैं, उतना हमें, उतने में भी जो हमारी बॉडी है वो एकदम हेल्दी रहेगी। सो एक्सरसाइज क्या है, आपका एक इफेक्टिव वे है हेल्दी रहने का। सो एक्सरसाइज इज एन इफेक्टिव वे टू स्टे हेल्दी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने आर्टिकल एन लगाया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस ऐप इज इफेक्टिव फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, ये जो ऐप है ना, ये इफेक्टिव है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, बट यहाँ तो आर्टिकल नहीं लगाया है, तो अब हम समझें कि यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। इफेक्टिव मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ऐप इफेक्टिव है, मतलब अगर मैं बोलूँ न्यूज़पेपर जो रीडिंग है वो एक इफेक्टिव वे है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। मतलब एक वो है, उससे हमें जो डिजायर्ड हमारा रिजल्ट है, हम चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, और न्यूज़पेपर रीड करने से वो रिजल्ट हमको मिल रहा है।
तो ये बता रहा है, इस ऐप के बारे में बता रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग इज इफेक्टिव, न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बता रहा है, एक्सरसाइज एक इफेक्टिव तरीका है। तो एक्सरसाइज क्या है, एक तरीका है, कैसा इफेक्टिव तरीका है। तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपका एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे तरीके का बता रहा है, तरीका कैसा है, इफेक्टिव है, पावरफुल है, हेल्पफुल है, प्रोडक्टिव है। तो तरीका बता रहा है। ऐप कैसा है, ऐप इफेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और एडजेक्टिव्स के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल्स किसके लिए लगाते हैं, आर्टिकल्स हम सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल क्यों लगाया है, आर्टिकल इफेक्टिव के लिए नहीं लगाया, आर्टिकल वे के लिए लगाया है। ठीक है। तो अगर आपका जैसे वे है, वे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन्स के लिए हमेशा आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल मतलब ए या एन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो वे के लिए आया है ये आर्टिकल। अब कहोगे मैम वे के लिए तो आपका ए आना चाहिए था, एन क्यों आया है, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। आर्टिकल हमेशा आते अपने नाउन के लिए हैं, बट वो साउंड लेते हैं उसके नियर बाय शब्द का। तो इसका नियर बाय कौन हुआ, इफेक्टिव। इफेक्टिव का साउंड कैसा है, वॉवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एन इफेक्टिव वे बोला है हमने। अब वेरी लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर अ वेरी इफेक्टिव वे बन जाएगा। बात क्लियर है। तो इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स के लिए नाउन नहीं, एडजेक्टिव्स के लिए आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, बट जो वो साउंड है वो अपने नियर बाय वर्ड का लेता है। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव इसका नियर बाय हो गया, तो इफेक्टिव के हिसाब से हमने यहाँ पे एन इफेक्टिव बोल दिया। बट इस इफेक्टिव के बाद में कोई दूसरा नाउन हमने नहीं लगाया है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं यूज किया है। डन है, क्लियर है। ओके। सो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हमें रिजल्ट, आप ऐसे सोचो बस, इफेक्टिव जब भी आपको आए तो जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो मिल गया तो वो इफेक्टिव है, नहीं मिला तो वो इफेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई। तो इफेक्टिव शब्द को याद रखने के लिए हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे। जो डिजायर्ड, जो मेरी डिजायर थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे अचीव हो गया, दैट मीन्स कि वो जो काम था, जो तरीका था, वो इफेक्टिव था। अगर वो अदरवाइज वो तरीका इफेक्टिव नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं है। इज इट डन, ये क्लियर है हमारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एलिवेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेटेड। ओके। सो एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ही फंक्शन कर रहा है अगेन। ओके। सो एलिवेटेड का मतलब है समथिंग दैट इज हायर देन नॉर्मल, मतलब कोई भी चीज जो नॉर्मल है उससे ऊंची है, उससे ऊपर है। जैसे फिजिकल हो सकता है ना, फिजिकली वो चीज अपनी जो नॉर्मल, उसका मान लो ये एक मतलब ये स्टैंडर्ड है, बट इससे ऊपर में है वो चीज, तो वो एलिवेटेड हो गया। जैसे स्टेजेस जनरली एलिवेटेड ही होती है ना, मतलब वो ग्राउंड से उनको ऊपर उठा के बनाया जाता है। सो जैसे स्टेजेस जनरली क्या होती हैं, एलिवेटेड ही होती हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी मतलब स्टेज पे खड़ा है वो सबको देख सके और बाकी लोग उसको देख सके। सो द स्टेज इज एलिवेटेड सो एवरीवन कैन सी क्लियरली, ताकि हर कोई व्यक्ति साफ साफ देख सके। एलिवेटेड मतलब ऊपर उठी हुई है। स्टेज कैसी है, ऊपर उठी हुई है। तो स्टेज को बता रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तो फिजिकली हो गया। आपका न्यूमरिकल हो गया, जैसे कि मान लेते हैं, हम बोल देते हैं पॉल्यूशन एलिवेटेड है, मतलब पॉल्यूशन ऊपर उठा हुआ है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो उससे ज्यादा है। या तुम्हारा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, मतलब जितना बीपी होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे हो गया। इमोशनली हो सकता है, जैसे आपका मूड वगैरह हो गया है ना, आपका जो इमोशन, मतलब आपके मूड होते हैं ना, कि आज आपका मूड अच्छा है, मतलब मूड कैसा है आपका, लिफ्टेड है, ऊंचा, अच्छा, बढ़िया हो रखा है, मस्त दिमाग है आज का, है ना, बूस्ट हो रखा है, आपका मूड अच्छा है। तो जैसे म्यूजिक क्या है, ये हमारे मूड को एलिवेट करने में हमारी हेल्प करता है ना। तो अगर हम गाना सुने, गाना कोई हमारी पसंद का आ जाए, या एक बात होती है, गाना हमें तब पसंद आने लगता है ना जिस जैसा हमारा दिमाग होता है, वैसा गाना हमें उस समय बड़ा अट्रैक्ट लगता है। मतलब अगर हम दुखी हैं तो हमें सैड सॉन्ग उस समय सही लगते हैं, लगता है ना, हाँ ये सब चीजें ही तो मेरे साथ में हो रही है। ऐसे होता है, आप लोग के साथ भी होता है ना। मुझे, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, मेरे को रोने का होता है, तो मैं बहुत सैड सॉन्ग सुन रही होती हूँ, फिर मैं और रो रही होती हूँ। तो मुझे लगता है यही सब तो मेरे साथ हुआ है। जब मैं खुश होती हूँ तो मैं बहुत हैप्पी, है ना। जब रनिंग पे जाना होता है तो भाई वो एकदम, है ना, तू कर मैदान फतेह वाला, तो मूड को डेफिनेटली
एलिवेट तो कर ही देता है, या फिर बहुत एकदम अरिजीत के गाने सुन लेंगे तो एकदम नीचे चले जाएंगे भाई, लगता है आज ही ब्रेकअप हुआ है अपना। म्यूजिक कैन कीप योर मूड एलिवेटेड, तो म्यूजिक आपके दिमाग को कैसे रख सकता है, बूस्ट रख सकता है, इम्प्रूव रख सकता है। सो एलिवेट का बहुत सिंपल है, मतलब वो चीज ऊपर उठी हुई है ना, कोई अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से वो क्या है, ऊपर है। सो रेस्ड है, हायर है, इंक्रीज्ड है, लिफ्टेड है, बूस्टेड है, इम्प्रूव्ड है। डन है, क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एलिवेटेड का हो गया एडजेक्टिव, बट एलिवेट जो है ये वर्ब भी होता है, वर्ब होता है एलिवेट एक्चुअली में, बट हमने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, परसुइंग। ये शब्द आपने आई एम श्योर बार बार देखा ही होगा, है ना, आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में। आई एम परसुइंग BSc इन कंप्यूटर साइंस, तो फिर मैंने कहा ये बहुत हमने बोला है, तो चलिए यही लिख लेते हैं। सो परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू से ही बना हुआ है ये आपका, ठीक है। परस्यू इसका जो है वो मेन वर्ब है, परस्यू। सो परस्यू करना मतलब आप वो चीज कर रहे हैं, है ना। सो कर रहे हैं आप, यू आर ट्राइंग टू अचीव। सो भैया देखो, अब मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, और वो भी किस चीज में, BSc कंप्यूटर साइंस में, मतलब पास हो जाऊँ, डिग्री ले लूँ मैं। सो आई एम परसुइंग मीन्स यहाँ पे आई एम डूइंग हो गया, आई एम डूइंग। सो ट्राइंग टू अचीव और फॉलोइंग समथिंग, तो भाई आप कुछ चीज को अचीव करने की, कुछ चीज को फॉलो करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो चेज कर रहे हैं आप, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको। सीक करना मीन्स आप यहाँ पे चाहते हैं वो चीज, जैसे अटेंशन सीकर होता है ना, तो अटेंशन सीकर का मतलब क्या हुआ, अटेंशन लेना चाह रहा है। सीक मतलब वांट, सीक मतलब क्या हो जाता है, वांट, तो अटेंशन चाहता है वो। तो अटेंशन सीकर कौन लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उन पे अपना ध्यान दें, तो वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब यहाँ पे हुआ वांटिंग वाला ही, है ना, यू वांट समथिंग। एमिंग फॉर वही चीज, जैसे कि आप BSc कंप्यूटर साइंस में आप परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप वो एम कर रहे हैं कि आप एक ग्रेजुएट हो BSc कंप्यूटर साइंस से। अब देखो यहाँ पे क्या है, शी परस्यूज एक्सीलेंस इन एवरीथिंग शी डज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसकी हैबिट है ये, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये लगाते हैं जब हम ये बताते हैं कि भाई ये उसका रेगुलर है, ये उसकी हैबिट है। तो वो हर एक चीज में, मतलब वो जो भी कुछ करती है, हर एक चीज में वो क्या करती है कि भाई वो काम उसका एक्सीलेंट होना चाहिए, तो शी परस्यूज एक्सीलेंस। तो परस्यूज यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया हमारा, मैंने कहा ना परस्यू है, परस्यू मेन वर्ब है हमारा। ओके, इन एवरीथिंग, हर एक चीज में जो भी वो करती है। शी डज, डज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हम डज को, डू को, हम डिड को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, जब हम डन को मेन वर्ब यूज करते हैं तब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि डन आया कहाँ से, अरे बाबा डन आया ही तो इससे है, डू से। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जाके ये बार देख लूं, तो थोड़ा सा मेरे को ये स्पेस चाहिए, तो हम ये स्पेस ले लेते हैं। डन आया कहाँ से, जैसे आप बोलते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, तो डन आया कहाँ से, बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे हैं, तो वैसे भैया वो आया डू से है। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी होता है, मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है। फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। फिर थर्ड फॉर्म क्या है इसका, थर्ड फॉर्म है इसका डन। फोर्थ फॉर्म क्या है इसका, डूइंग, आई एम डूइंग दिस वर्क बोलते नहीं है क्या हम लोग। फिफ्थ फॉर्म क्या है इसका, डज। फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES लगा देते हैं, जिसको हम सिंगुलर वर्ब बना लेते हैं, तो ये हमारा डज बन गया। यार एक बात बताओ, हम लोग V3 और V4 तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, सो फिर डू डिड एंड डज को भी अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात हो गई है, नहीं हुई है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये डन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ऑब्वियसली अब हमको क्या गड़बड़ लगती है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू एंड डज को हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और डिड को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो मेन नहीं कर सकते, ये किसने बोला कि मेन में नहीं हो सकता है, ऑफ कोर्स मेन में होगा ये। तो आपके ये जैसे डू डज डिड डूइंग डज है, ये आपके ये डू डिड ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में आपके बी के जो फॉर्म्स हैं वो हेल्पिंग और मेन का काम कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है। हैज के जो फॉर्म्स हैं, यानी हैव के जो फॉर्म है, एक्चुअली में हैव के जो फॉर्म है वो भी आपके हेल्पिंग और मेन का काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कोई अलग बहुत बड़ी चीज बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी चीज है ये, ठीक है। सो परस्यू का मतलब वो चीज आप कर रहे हैं, आप चेस कर रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो परस्यू वर्ब है, परसुइंग हमने यहाँ पे इसको आपका क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या फिर हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, जुडिशियसली। जुडिशियसली को बहुत सिंपल से याद रखना, आप जानते हो ना जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या होती है, हमारी जो भैया लॉ है, लॉ लॉ उसको हम जुडिश, आपके जजेस वगैरह होते हैं ना, वो सब आपके जुडिशियस में आते हैं। सो जुडिशियसली या जुडिशियस की अगर हम बात करें, जुडिशियस आपका एडजेक्टिव है और जुडिशियसली आपका एडवर्ब है। तो इसका मतलब होता है, ओ हो, ये वाला मैंने यहाँ पे इसका शिट, ये काटा नहीं मैंने। जुडिशियसली का मतलब होता है जब आप कोई काम करें वो भी बहुत सोच समझ के, मतलब जब आपने कोई डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ के आपने वो डिसीजन लिया है, उसको जुडिशियसली कहेंगे। तो जुडिशियसली का जैसे कि वी शुड स्पेंड मनी जुडिशियसली, तो हमें अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहिए भाई, बहुत सोच विचार के। सो जुडिशियसली का मतलब हुआ बहुत सोच विचार के किया गया काम, बहुत सोच विचार के बोली गई बात, बहुत सोच विचार के जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो बहुत आपने एकदम थॉटफुल है वो चीज, है ना। तो जैसे मैंने बोला ना, अब जुडिशियसली आपका एडवर्ब हो गया, तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडवर्ब में रहेंगे। अब जो बाकी सिनोनिम्स भी, वाइजली बहुत सोच विचार कर, सेंसिबली, केयरफुली, थॉटफुली एंड प्रूडेंटली, सबका मीनिंग है बहुत सोच विचार के, बहुत थॉटफुली आप वो काम कर रहे हैं, है ना, माइंडफुली आप वो काम कर रहे हैं। टाइम मस्ट बी जुडिशियसली मैनेज्ड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ऑब्वियसली अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तो हमें हमारे समय को बहुत सोच विचार कर, सेंसिबली हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डन है, इजी है। जब पीडीएफ दूंगी तो मैं यहाँ पे ये वाला भी इसका मीनिंग लिख दूंगी, ठीक है, करेक्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के इन रियल 3 मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, 2 मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप जानते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है, मिरर वगैरह है ना, जहां से आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है रिफ्लेक्ट का मतलब कोई चीज जो शो कर रही है ना। जैसे मान ले कि हम कह रहे हैं कि उसका जो ये नेचर है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना क्रूअल है। रिफ्लेक्ट करता है मतलब शो करता है। और तीसरा मीनिंग जो हम अभी सीख रहे हैं, उसका मीनिंग होता है टू थिंक केयरफुली। रिफ्लेक्ट का मीनिंग तीसरा क्या हुआ, थिंक केयरफुली और सीरियसली, है ना। आप किसी चीज के बारे में बहुत केयरफुली, बहुत सीरियसली उस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। तीनों में ही वैसे वर्ब है। तो अब हम इसके सिनोनिम्स देखें। कंटेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज मार्क दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, है ना। कंटेम्पलेट सोच विचार करना, थिंक करना, कंसीडर करना, मतलब आप चीजों को लेके कंसीडर कर रहे हैं। I need time to reflect on this decision means I need time to reflect on this decision, मतलब इस जो आपका डिसीजन है ना, इस चीज के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, मतलब मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सोच विचार करना है, मुझे इस चीज को थोड़ा देखना है, समझना है ना, सोचना है मुझे इस चीज के बारे में। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, तो वहीं पे मैंने क्या लगा दिया, रिफ्लेक्ट। ऑलवेज रिफ्लेक्ट बिफोर यू स्पीक मीन्स ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। अब अगर सपोज कि ये आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है, रिफ्लेक्ट यहाँ पे अंडरलाइन करके आ जाता है। जनरल एग्जाम्स में आते हैं ना कि एक सेंटेंस दिया है, फिर उसमें से अंडरलाइन कर देते हैं और फिर बोलते हैं इसका सिनोनिम आप बताइए। तो अगर आपको ये ना पता कि रिफ्लेक्ट का मीनिंग थिंक भी होता है, तो आप क्या इसका मीनिंग यहाँ पे मार्क करेंगे, आप इसका मार्क कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। बट शो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्ट का मीनिंग है कंटेम्पलेट। तो अब सिनोनिम्स में मान लो कंटेम्पलेट दिया हुआ है, तो आप मार्क यही करके आएंगे। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक ही शब्द के जो अलग अलग मीनिंग होते हैं वो हमें सीखने के लिए मिलते हैं। डन है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेजल वर्ब कौन सा है हमारा, कैरी आउट। कैरी क्या है, वर्ब है, आउट क्या है, ये प्रपोजिशन है। अच्छा, कैरी आउट को ऐसे समझते हैं
कैरी आउट को ऐसे समझो, कैरी करना मतलब किसी चीज को लेना, कैरी करना मतलब किसी चीज को लेना, कैरी मीन्स टू टेक समथिंग, है ना, कैरी मीन्स टू टेक समथिंग। एंड आउट को ऐसे सोचो कि आपने उसको आउट कर दिया, मतलब उसको परफॉर्म कर लिया। आउट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आउट का मतलब हो गया आपने उसको परफॉर्म कर दिया, आपने उसको कंप्लीट कर दिया। आउट हो गया मतलब अब ये हो गया, इसने जो अपना काम करना था वो इसने कर दिया है। सो कैरी आउट मतलब आपने एक चीज ली और फिर आपने उसको परफॉर्म कर ली, मतलब किसी चीज को आपने स्टार्ट से लेके फिनिश आपने उसको कंप्लीट कर दिया प्रॉपरली। सो कैरी आउट इज योर फ्रेजल वर्ब। अब देखो कैरी जो है ये वर्ब है, वर्ब है, इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम एक वो बता रहे हैं, उसकी हैबिट बताना चाहते हैं, यानी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया, तो यहाँ पे हमने कैरीज आउट बना दिया। ठीक है, तो ऐसे परेशान नहीं होना, यहाँ पे हमने इसको अपना V3 में बना दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ब है तो मतलब उसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गया है। फ्रेजल वर्ब चेंज होती है ना, वर्ब है अकॉर्डिंगली आपका टेंस एंड सब्जेक्ट चेंज होगी ही होगी। सो कैरी मीन्स लेना उस चीज को, और आउट मीन्स उसको परफॉर्म करना, उसको एग्जीक्यूट करना। सो कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग कंप्लीटली, मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आपने वो चीज को कंप्लीट किया, परफॉर्म किया आपने उस चीज को, एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट किया, कंडक्ट किया, है ना। अकम्प्लिश मतलब अचीव को बताता है वैसे तो। अकम्प्लिश का अगर मैं प्योर सिनोनिम की बात करें तो वो आपका क्या बताता है, अकम्प्लिश करना मीन्स उस चीज को अचीव करना, बट ये कैरी आउट का भी सिनोनिम है। इम्प्लीमेंट मतलब उस चीज को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे हम उसकी हैबिट के बारे में बता रहे हैं ना, शी ऑलवेज कैरीज आउट हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंसियरली, मतलब जेन्युइनली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करती है, उनको परफॉर्म करती है। शी रिफ्यूज टू कैरी आउट इलीगल ऑर्डर्स, कि भाई जो इलीगल ऑर्डर्स हैं उनको मानने से, उनको परफॉर्म करने से, उनको इम्प्लीमेंट करने से उनको उसने रिफ्यूज कर दिया, उनके लिए उसने मना कर दिया। द सर्वे वॉज कैरिड आउट अक्रॉस द कंट्री मीन्स कंडक्टेड, है ना, कि जो सर्वे था वो ऑल ओवर द कंट्री में वो कंडक्ट हुआ था, मतलब सब जगह वहां पे उसको परफॉर्म किया गया था, उसके बारे में जांच पड़ताल की गई थी। सर्वे करना मतलब चीजों के बारे में जानना ना भाई, कोई क्या, हम किसी चीज के बारे में अगर मान लेते हैं सर्वे कर रहे हैं, मतलब हम सबके बारे में जान रहे हैं, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हाँ सर्वे से ये पता चला है कि लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सर्वे था वो ऑल ओवर कंट्री में आपका परफॉर्म हुआ था, वहां पे कंडक्ट हुआ था। डन है। कैरी मीन्स किसी चीज को लेना और आउट मीन्स उसको परफॉर्म करना। सो कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग कंप्लीटली, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। डन, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। कैरी आपका वर्ब है तो ये किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना चेंज होगा ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेसिप्रोकेशन। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेसिप्रोकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, रेसिप्रोकेट करना, मतलब जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं उसी सेम एनर्जी को वापस में आपको देना। सो आपने मुझे प्यार दिया, मैं आपको प्यार दे रही हूँ, आप मुझे हेट कर रहे हैं, मैं आपको हेट कर रही हूँ। सो दिस इज योर रेसिप्रोकेट, मीन्स जैसी एनर्जी आप मेरे तक भेज रहे हैं सेम एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ। सो रिटर्न मतलब एक वैसे वाला हो गया ना। सो रिटर्निंग समथिंग मतलब जो भी, जैसे आपका एक्शन हो गया, लव टू लव, फीलिंग हो गई ये वाली तो लव एंड लव, एक्शन हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आप मेरी तरफ रूड रहेंगे देन आई विल डू द सेम, राइट, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट समवन एल्स हैज डन। सो लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन वीक कैन वीकन रिलेशनशिप। ऐसे ही होता है ना कि अगर आप एक तरफ से मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं, उनको केयर करते हैं, बट वहां से आपको सेम चीज रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, देन ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद में आप भी थक जाएंगे। सो लैक ऑफ रेसिप्रोकेशन कैन वीकन रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली ये चीज हमारे रिलेशंस को कमजोर कर ही देती है। ही सपोर्टेड मी बट आई कुडंट ऑफर प्रॉपर रेसिप्रोकेशन, मीन्स उसने मुझे सपोर्ट किया लेकिन मैं उसको वो जो सेम चीज थी मैं उसको नहीं दे पाया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपने तुरंत हुआ तो तुरंत हम दे देंगे, बट हाँ जब मौका मिले, जब टाइम मिले और हम तब भी उसको वो चीज ना दे पाए, तब फिर वहां पे प्रॉब्लम है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है इन रियल। सो रेसिप्रोकेशन TION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। रेसिप्रोकेट अगर यहाँ पे टी के बाद ई हो जाता तो ये वर्ब हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रेसिप्रोकेट करना मतलब इन द सेम वे, मतलब इन द सेम एनर्जी आप वो उसको रिटर्न कर रहे हैं,
लव है तो फिर आप उसको प्यार दे रहे हैं, हेट है तो आप उसको हेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग थोड़ा रेसिप्रोकेट कम करते हैं, है ना। आप मुझे बताते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे बताते हैं हाँ क्लास में उनको क्या अच्छा लग रहा है, कैसे उनकी इम्प्रूवमेंट हो पा रही है, कौन से आर्टिकल उनको पसंद आते हैं। बहुत कम बच्चे हैं। आप लोग बिल्कुल रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, अपनी बातें भी मेरे तक शेयर नहीं करते हो। दिस इज वेरी बैड, प्लीज रेसिप्रोकेट। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज योर आपका कॉन्शियसली। कॉन्शियस मतलब हम अपने अवेयर है हम उन चीजों को लेके, और एल वाई लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो हम किसी काम को कर रहे हैं फुल, हम उस काम को कर रहे हैं विद अवेयरनेस। भाई मुझे पता है मैं वो क्या काम कर रही हूँ, मैं अवेयर हूँ उस चीज को लेके, मैंने इंटेंशनली वो काम किया है। जैसे ही डिड इट कॉन्शियसली नॉट बाय एक्सीडेंट, तो भाई उसने, जैसे हम कहते हैं ना, यार ये ना गलती से हो गया होगा, मुझे नहीं लगता उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। अरे भाई, ही डिड इट कॉन्शियसली मतलब उसने जानबूझ के ऐसे किया है, ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, ये रियल में उसने इंटेंशनली ऐसा किया है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, तो अब आप ऐसे बोल सकते हैं, ओ प्लीज ही डिड इट कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर उसने किया, इंटेंशनली उसने किया है ना। नोइंगली उसने किया है, जानबूझकर उसने किया, पर्पसली उसने किया है, जानबूझकर, माइंडफुली मतलब उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, डेलिबरेटली। सॉरी। ओके, स्टार्ट कॉन्शियसली थिंकिंग इन इंग्लिश मतलब आपको अपने आप को, अगर हम किसी भी चीज में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा उस चीज को लेके माइंडफुल होना पड़ता है ना, कि हम उस चीज के ऊपर में ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, है ना, उसको टाइम दें। और ऐसा नहीं होता कि आप जब ग्रामर बुक लेके बैठे हैं, वोकैबलरी लेके बैठे हैं, या न्यूज़पेपर में जैसे अब अभी पढ़ रहे हैं तभी आप इंग्लिश में सोचें। अगर आप अब किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको आप डेलिबरेटली उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में आप देखिए, आप उसको हर तरफ पे फिर वो आपको चीज़ दिखने लग जाएगी। तो आई वॉज ऑन कॉन्शियसली इग्नोरिंग यू, जैसे आप कह सकते हैं ना, यार मैं तुम्हें जानबूझ के इग्नोर थोड़ी कर रहा था, मैं तुम्हें ऑन पर्पस इग्नोर थोड़ी कर रहा था। सो आई वॉजंट कॉन्शियसली इग्नोरिंग यू, मैं जानबूझ कर तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। तो ये क्या है, मैंने बता दिया आपका एडवर्ब है, कॉन्शियस आपका एडजेक्टिव है। ठीक है।